रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कॉमन एरर के पार्ट 20 की चर्चा करेंगे जो टेंस पर आधारित है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन लाया है। इसमें आप देखें पहला क्वेश्चन, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। चर्चा कब की है? पास्ट की है। Yesterday I met an old friend when I am going to the market। देखिए, जब इधर पास्ट की चर्चा हो रही है तो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आई एम के जगह पर वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य जो है पास्ट की बात हो रही है। जब मैं यस्टरडे कल मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। कब मिला? जब मैं मार्केट जा रहा था। तो पास्ट की बात है तो यहां पर आई एम के जगह पर आई वाज लिखेंगे। हिज सन वुड हैव बीन सक्सेसफुल इफ ही वर्कड हार्ड। अब देखिए, इफ वाला वाक्य है आपका, तो इफ में दो क्लॉज होते हैं। यदि एक क्लॉज जो है, क्लॉज एक वाक्य का ही रूप है, वुड हैव प्लस V3 लगा हुआ हो, बी का तीसरा रूप बीन होता है, वुड हैव प्लस V3 लिखा हुआ हो, तो इफ वाले वाक्य को सिंपल पास्ट में न बनाकर पास्ट परफेक्ट में बनाना चाहिए, क्योंकि इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है तब वुड हैव प्लस V3 आता है दूसरे वाक्य में। अगर पास्ट रहता सिंपल पास्ट तो सिर्फ वुड लगता, हैव नहीं लगता, वुड प्लस V1 हो जाता। अगला क्वेश्चन है, इफ आई वॉज ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं चिड़िया हूं तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊं। इसका मतलब इफ वाला वाक्य काल्पनिक है। यदि मैं चिड़िया हो जाऊं, कोई बूढ़ा आदमी कहे कि यदि मैं पुनः जवान हो जाऊं, तो यह अनरियल थिंग है, वैसा होना संभव नहीं है, काल्पनिक वाक्य है। इससे काल्पनिक वाक्य में इफ प्लस सब्जेक्ट के बाद होंगे के अर्थ में सिर्फ वेयर का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। यहां पर वाज के जगह पर वर का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आई नो ही इज हैविंग ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मैं जानता हूं कि वह उसके पास जो है बहुत सी किताबें वह रखे हुए हैं जिससे कि वह अपना अंग्रेजी का ज्ञान इम्प्रूव कर सकता है। तो हैविंग यहाँ रखना का अर्थ में है, तो रखना के अर्थ में हैज हैव का प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही हैज। ही इज हैविंग के जगह पर ही हैज लिखेंगे। अगर पास्ट में रहेगा तो ही हैड हो जाएगा, न कि पास्ट में लिखेंगे ही वाज हैविंग। तो समझ में आया इस बात को कि हैज हैव का प्रयोग रखना के अर्थ में होता है तो उसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में होगा तो ही हैज लिखेंगे, प्रेजेंट की बात है। पास्ट में रहता तो ही हैड लिखते। ही इज हैविंग प्रेजेंट में गलत है, ही वाज हैविंग पास्ट में प्रयोग गलत है। अगला क्वेश्चन है, ही नोज टू स्पीक इन इंग्लिश वेल। देखिए, नो कैसा वर्ब है कि नो के बाद जब भी इन्फिनिटिव लाना हो, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस V1 लाना हो, तो नो के बाद हाउ लगा करके ही इन्फिनिटिव लिखते हैं। जैसे वह तैरना जानता है, ही नोज हाउ टू स्विम। वह अंग्रेजी बोलना जानता है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहां पर सही आंसर क्या होगा? ही नोज हाउ टू स्पीक। ठीक है। आफ्टर जया read the magazines and newspapers and watched the TV program, she decided to go out and meet some old friends। इसमें आफ्टर से वाक्य कनेक्ट किया हुआ है और दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया है। तो इसका रूल क्या है कि जब भूतकाल में दो कार्य समाप्त हो गए हों, चाहे वह आफ्टर या बिफोर से जुड़ा हुआ हो,
तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जो बाद में समाप्त होगा उसको सिंपल पास्ट में रखेंगे। जैसे देखिए, जया ने पहले कौन काम खत्म किया था? मैगजीन्स पढ़ना, न्यूज़पेपर और टीवी देखना पूरा कर लिया था। तब उसके बाद उसने डिसाइड किया कि हम अपने बाहर निकल करके अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिले। तो पहला काम जया ने समाप्त किया था मैगजीन पढ़ने के बाद, ऐसा निश्चय किया था। तो यहां पर हम लिखेंगे आफ्टर जया हैड, यहां पर हैड लगा देंगे। हैड रेड थर्ड फॉर्म में आ जाएगा। रेड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड वॉच्ड, अब यह वॉच्ड V3 हो गया क्योंकि हैड लग गया। वॉच्ड द टीवी प्रोग्राम, यहां पर सिर्फ हैड का प्रयोग करेंगे। किस नियम के तहत? जब भूतकाल में दो कार्य समाप्त हो गए हों, वह कनेक्टर में आफ्टर या बिफोर या व्हेन से जुड़ा हुआ हो, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में समाप्त होगा उसको सिंपल पास्ट में। इसका और एक एग्जाम्पल था कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। इसका मतलब डॉक्टर पहले आ गए तब रोगी मरा। तो आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम द पेशेंट डाइड। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आई, तो आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंच गया था, पहला काम पूरा हुआ। तो आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन केम। ठीक है, इस रूल का यह क्वेश्चन है। आई विल वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करूंगा। एज लॉन्ग एज यू विल पे वेल, जब तक आप अच्छा पेमेंट करेंगे। तो देखिए, एक वाक्य फ्यूचर में है तो कनेक्टर के बाद दोनों वाक्य फ्यूचर में नहीं हो सकता है। तो इसका रूल क्या है कि यदि एक वाक्य फ्यूचर में हो तो कनेक्टर के साथ, ये कनेक्टर है एज लॉन्ग एज, जब तक, तो कनेक्टर के साथ जो भी वाक्य आएगा वह सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में आने का मतलब हो गया कि एज लॉन्ग एज यू पे वेल। तो ऐसे कनेक्टर कौन कौन है? एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, दोनों का मतलब जब तक। इफ, यदि या अगर। अनलेस, यदि नहीं या अगर नहीं। टिल अनटिल, जब तक नहीं। व्हेन, जब। प्रोवाइडेड, उस शर्त पर की। तो इस सब कनेक्टर के साथ जो वाक्य आएंगे वो फ्यूचर में नहीं बनेंगे, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे, यदि पहला वाक्य जो है फ्यूचर टेंस में हो। अगला है इफ ही वर्कड हार्ड आई शैल हेल्प हिम। देखिए, ई पास्ट में है, इफ ही वर्कड हार्ड, इफ वाला वाक्य पास्ट में है, तो इधर का वाक्य में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग होना चाहिए। वुड, क्योंकि पहला वाक्य पास्ट में है तो शैल विल का पास्ट टेंस वुड होगा, तो इसलिए यहां पर आप शैल के जगह पर वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इफ वाला वाक्य पास्ट टेंस में है। It is in 1929 that we first flew to the United States. It is in 1929, यह बीते हुए समय की बात कर रहा है, 1929 की बात है, बीता हुआ है। तो जो बीता हुआ समय दिया हुआ हो तो पास्ट में बनाएंगे, तो इज के जगह पर वाज लिखेंगे। इट वाज इन 1929, क्योंकि बीते हुए समय की बात है। ऑल्दो इट इज समर, टेंस में ही आप पहचान देखेंगे, पहला वाक्य देख रहे हैं प्रेजेंट में है। ऑल्दो इट इज समर नाउ द वेदर एट द हिल स्टेशन वाज क्वाइट प्लीजेंट। अब देखिए यहां पर वाज का प्रयोग कर दिया, जबकि वाक्य ऑल्दो वाला वाक्य देखिए प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टाइम का यह बात बता रहा है, तो यहाँ वाज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वाज के जगह पर इज का प्रयोग होना चाहिए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। Had you informed me earlier, I would have certainly purchased the flat from you. देखिए यहां पर had का मतलब हुआ है यदि या अगर। यदि तुम मुझे पहले ही खबर कर दिए हुए होते। देखिए यहां पर यह वाक्य है इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। तो इफ यू हैड, इफ वाले वाक्य जब पास्ट परफेक्ट में आते हैं, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस B3, पास्ट परफेक्ट में आते हैं तो उस वाक्य में आप इफ को हटा करके हैड को ही पहले ला सकते हैं यदि या अगर के अर्थ में। ये दोनों स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस B3, दूसरा इफ हटा दीजिए तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट में है, तो हम बताए थे कि यदि इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में हो या इस पहले वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में हो तो दूसरे वाक्य में वुड हैव लगता है, वुड हैव लगा हुआ है। लेकिन गलती कहाँ हुआ है, जब वर्ब आया है तब गलती हुआ है। वुड हैव के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, इसलिए यह परचेज के जगह पर हम इसको V3 करेंगे तो परचेज्ड, परचेज्ड का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए क्योंकि हैज हैव हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आते हैं। अगला देखिए, इवन इफ शी हैड बीन ड्राइविंग मोर स्लोली इट विल हैव बीन क्वाइट इम्पॉसिबल टू अवॉइड द एक्सीडेंट। आप देखिए यहाँ पर इवन इफ शी हैड बीन, पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पर दूसरा वाक्य जो आ रहा है यह विल नहीं होगा, इसको भी पास्ट में करेंगे, वुड होगा। इसमें नियम क्या है कि यदि एक वाक्य पास्ट टेंस में तो दूसरा वाक्य भी पास्ट टेंस में ही रखा जाता है। अगला देखिए, द व्हीकल वाज द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड ए नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेज। आप इसको अर्थ से पकड़ लीजिए। वह सवारी जिसको पुलिस रोकती है उसमें स्मगल्ड वॉचेज कंटेन था, रखे हुए था। इसका मतलब कि यह पास्ट का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर विच इज स्टॉप्ड नहीं होगा बल्कि विच वाज स्टॉप्ड, जिसको रोका गया। वह व्हीकल, वह सवारी जिसको रोका गया पुलिसमैन के द्वारा, उसमें क्या थे, उसमें क्या रखे हुए थे, ए नंबर ऑफ मतलब बहुत, स्मगल्ड वॉचेज मतलब स्मगल किया हुआ घड़ी उसमें था। इसका मतलब बातें पास्ट की हो रही है, तो यहाँ पर इज नहीं होना चाहिए बल्कि वाज होना चाहिए। मोशन सिकनेस इज अफेक्टिंग वुमन। जो मोशन सिकनेस जो है वुमन को अफेक्ट करती है मोर ऑफन देन मेन, मतलब मनुष्य से की अपेक्षा ज्यादा। बट द रीजन इज अननोन। देखिए चूंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है कि जो मोशन सिकनेस है वो वुमन में मेन के अपेक्षा ज्यादा अफेक्ट करता है, तो इसलिए यह वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का हुआ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, यह स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन जिसका रीजन जो है अननोन है, पता नहीं है कि क्यों मोशन सिकनेस जो है वुमन को ज्यादा अफेक्ट करता है मेन के अपेक्षा। तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य है, इसलिए यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर अफेक्ट लिखेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट मोशन सिकनेस है इसलिए V5 अफेक्ट्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सत्य कथन को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। अब जैसे कहेंगे कि वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौल रहा है। खौल रहा है क्या, खौलता है, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का खौलना जो है स्वाभाविक है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है।
इसलिए वाटर इज बॉइलिंग नहीं लिखेंगे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन जो था यूनिवर्सल ट्रूथ का था। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब सत्य कथन, और सत्य कथन को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स of our constitution was to return to life for a day, his opinion of our amendments would be interesting. अब ऐसा संभव नहीं है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो दोबारा लौट के आ जाएंगे, नहीं आ सकते हैं। यह काल्पनिक वाक्य है। तो काल्पनिक वाक्य में इफ के साथ कोई भी सब्जेक्ट रहे तो वाज का प्रयोग नहीं करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। जो आपका यही क्वेश्चन था, तीसरा जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन था। यह काल्पनिक वाक्य की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाउंड करने वाले पिता जो हैं, फाउंडिंग फादर्स हैं, यदि दोबारा फिर लाइफ में आ जाएं तो दोबारा लाइफ में कैसे आ सकते हैं? जो चले गए वो तो चले गए। इसलिए काल्पनिक वाक्य है, अनरियल थिंग है। इसलिए इफ के साथ काल्पनिक वाक्य रहने पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ वेयर का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ अनीता हैड वर्कड हार्ड। देखिए इफ वाला वाक्य कौन टेंस में है? पास्ट परफेक्ट में है, हैड प्लस V3, वर्कड हार्ड, शी विल हैव गॉट दिस जॉब। तो देखिए अब क्या बताया है कि इफ वाला वाक्य यदि पास्ट परफेक्ट में हो तो दूसरे वाक्य में वुड हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विल गलत है, विल के जगह पर यहाँ आपका वुड का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, आई हैव सीन योर ब्रदर प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स 5 days ago, 5 दिन पहले। 5 दिन पहले मतलब समय बीत गया। इसका रूल है कि यदि वाक्य में बीता हुआ समय दिया हुआ हो, बीते हुए समय का जिक्र हो, तो उस वाक्य को सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आई हैव सीन जो है ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई सॉ। सिंपल पास्ट बनाएंगे तो आई सॉ का प्रयोग करेंगे। आई सॉ, मैंने तुम्हारे भाई को देखा। किसके वजह से? 5 days ago, 10 days ago, ये सब बीता हुआ समय है। लास्ट फ्राइडे, लास्ट फरवरी, ये सब बीता हुआ समय है। यस्टरडे बीता हुआ समय है। तो यदि वाक्य में बीते हुए समय का जिक्र हो तो उस वाक्य को सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। We shall wait here till राहुल will come back। आपका यही क्वेश्चन फिर दोबारा लाए हैं। I will work for you as long as, कनेक्टर है। तो यदि एक वाक्य फ्यूचर में हो तो कनेक्टर के बाद आने वाले वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। तो वही रूल इसमें आपका आया है। टिल या अनटिल के बाद आने वाले वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे यदि इसके पहले वाला वाक्य प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो। तो यहाँ पर टिल अनटिल के बाद यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि टिल राहुल कम्स, यहाँ पर कम्स का प्रयोग करेंगे। राहुल के अनुसार SAIS लग जाएगा। अब विल को हटा देंगे यहाँ से, कम्स बैक, कम्स हो जाएगा। कौन सा रूल? कनेक्टर के पहले यदि वाक्य फ्यूचर में हो तो कनेक्टर के बाद आने वाले वाक्य को फ्यूचर में नहीं बनाएंगे बल्कि सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, शी इज स्टिल लर्निंग टू स्पीक इन इंग्लिश। शी इज स्टिल लर्निंग टू स्पीक इन इंग्लिश। अब देखिए दो वर्ब आप याद रखेंगे, एक नो वर्ब के बाद हाउ प्लस इंफिनिटिव आया था, दो वर्ब याद रखेंगे।
एक नो के साथ हाउ लग करके इन्फिनिटिव आता है, और एक लर्न के बाद भी आने वाला जो वर्ब होगा वो हाउ लग करके इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव मीन्स 2 + V1, टू स्पीक है। तो यहाँ पर लर्निंग हाउ टू स्पीक आएगा। तो आप 2 वर्ब के बारे में जानकारी याद रखें, नो वर्ब और लर्न वर्ब के बाद यदि इन्फिनिटिव आता है तो इन्फिनिटिव के पहले हाउ का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ही यूजुअली इज कमिंग हियर टू वॉक विथ मी। यूजुअली, ऑलवेज, हार्डली, नेवर, समटाइम्स, जनरली, ओकेजनली के प्रयोग से यदि दैनिक रूटीन, डेली रूटीन का भाव व्यक्त हो या हैबिचुअल एक्शन, आदत का बोध हो, तो उस वाक्य को आदत का बोध कराने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। आदत के बोध में यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, हार्डली, सेल्डम, ऑलमोस्ट, ये सब जब आते हैं हैबिचुअल एक्शन, आदत के बोध कराने में या उसके दैनिक रूटीन को बताने में, तो उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इज कमिंग गलत है, यहाँ पर होना चाहिए सी के अनुसार कम्स। सी यूजुअली कम्स हियर टू वॉक विथ मी। ठीक है, इस तरह से आपका यह कॉमन एरर का पार्ट 20 था। यहाँ से टेंस का जिक्र किए हैं, टेंस चैप्टर का सब क्वेश्चन चल रहा है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।